का जो टॉपिक है वो है सोलर रेडिएशन एंड वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि जब सोलर रेडिएशन आती है तो जैसे हमने लिख दिया कि गामा और एक्सरे क्या हुआ, थर्मोस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो थर्मोस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया? हमने लिखा कि यूवी स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि आते आते क्या हो गया, ओजोनोस्फेयर बना, और वो क्या ऐसा हुआ कि वहाँ हो गया। और फिर हमने देखा कि बाकी विजिबल स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड कहाँ, ट्रोपोस्फेयर में आया, तो क्या कांड हुआ उसको समझते हैं। तो लिखिए पहला, सबसे पहले कौन टकराएगा, आइनोस्फीयर यानी कि थर्मोस्फीयर टकराएगा। तो लिखिए इन, अब ऊपर से नीचे आ रहा है ना, पहले हम लोग नीचे से ऊपर पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। जब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अब सन रे तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो पहले क्या टकराएगा, आइनोस्फीयर यानी कि थर्मोस्फीयर। तो इन आइनोस्फीयर यहाँ क्या होगा, तो लिखिएगा, लिखिए एज आइनोस्फीयर हैव पॉजिटिव आयंस एंड सोलर winds also have पॉजिटिव आयंस। ये वहीं पर आपको लिखवाया था सोलर विंड में कि सोलर विंड के पास भी क्या, वहाँ जो आयंस निकलते हैं इसके वेलोसिटी भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आयंस। एंड 10 हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को से दूर भागते हैं। तो पॉजिटिव आयंस आइनोस्फीयर में है और पॉजिटिव आयंस आ रही हैं, तो दोनों दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। तो एंड ड्यू टू दिस सोलर विंड्स cations repelled by positive ions of ionosphere and they do not able to came to Earth's surface। तो वहाँ पर मैंने जब आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर या डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाया था, तो वहाँ क्या बताया था कि आइनोस्फीयर रिपेल कर देती हैं। अब यहाँ पर आपको बताया कि क्यों रिपेल करती हैं। उसके लिए आपको क्या जानना जरूरी था कि सोलर विंड से जो रेडिएशन आ रही है वो किस तरह की आ रही है। तो हमने देखा पॉजिटिव आ रही है और आइनोस्फीयर में भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को रिपेल कर दिए, तो वो वहीं से ऊपर लौट गई। समझ में आई बात। और एक घटना हम लोगों ने और पढ़ी थी, अरोरा की घटना। वहां जाकर देखिए तो आपको पता चले कि हमने एक घटना पढ़ी थी अरोरा की, तो वो भी यहीं पर क्लियर करते हैं, वो भी यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो लिखिएगा इसी में एक लाइन गैप करके लिखिए, इन आयनोस्फेयर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अरोरा। तो क्या होता है अरोरा, होता क्या है पहले वो देखते हैं, तो फिर समझ जाएंगे। तो लिखिएगा अरोरा क्या है, तो ए कलरफुल
पैटर्न, ए कलरफुल पैटर्न्स इन द नाइट स्काई। भाई रात में ही कलरफुल पैटर्न दिखेगा, दिन में तो सनलाइट के आगे तो कुछ भी नहीं दिखता है। और ये कलरफुल पैटर्न होता कैसा है? तो कलरफुल पैटर्न किसमें? दो कलर, ग्रीन एंड रेड, यही दो कलर के पैटर्न बनते हैं। रेनबो में 7 कलर होते हैं, यहाँ पर 2 कलर होते हैं। कैसे? तो समझिए, N2 जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन और O2 के द्वारा रेड, नाइट्रोजन के द्वारा ग्रीन और O2 के द्वारा रेड। देखिएगा, बाई विजिबल स्पेक्ट्रम फॉल्स ऑन आयंस। तो क्या हुआ? जो आयंस पर थर्मोस्फेयर के आयंस, भाई थर्मोस्फेयर में आयनोस्फेयर है कि आयंस के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स है ना एयर के, उन पर जब उन आयंस यानी कि नाइट्रोजन की आयंस पर और ऑक्सीजन के आयंस पर जब विजिबल स्पेक्ट्रम गिरता है, क्योंकि गामा और एक्सरे तो टकराकर लौट गया लेकिन विजिबल तो आ रहा है ना, तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम जब इनके ऊपर यानी आयंस, नाइट्रोजन के आयंस और ऑक्सीजन के आयंस से टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा? स्कैटरिंग होगी, और उस स्कैटरिंग में ग्रीन और रेड 2 कलर हमें दिखेंगे। क्या दिखेंगे? 2 कलर दिखेंगे। लेकिन कहेंगे सर ये तो हम लोग को तो दिख ही नहीं रहा है। आपने कभी नहीं ऑरोरा देखा होगा अपने आसमान में, तो इसके लिए भी कंडीशंस हैं, इसके लिए भी कंडीशन कहाँ पर ये दिखते हैं। तो समझिए, पहले एक चीज को और समझिए, लिखिएगा इस तरह से, देखिए अरोरा इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अरोरा अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा तो उसको क्या कहते हैं? अरोरा बारसेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स। भाई चमक रहा है तो लाइट्स या अरोरा बारसेलिस, ये वहां का कॉमन नेम है। ठीक है, तो हम कॉमन नेम से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और अगर अरोरा इन साउदर्न हेमिस्फेयर, तो उसको हम लोग कहेंगे, बताया था साउथ में ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया से उसका नाम पड़ गया, तो अरोरा, वो याद करने के लिए ऑस्ट्रेलिस या साउदर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स। ठीक, अब ये दिखता कहाँ है? हम इंडियंस ने तो आज तक नहीं देखा, तो ये दिखता कहाँ पर है? तो ये दिखता है, लिखिए, ओनली एबव 60 डिग्री लैटिट्यूड्स। 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर ही ये हमें दिखेगा, उसके नीचे वाले लैटिट्यूड पे नहीं दिखता है। लेकिन लाइट तो आ रही है सारे लैटिट्यूड पर, और एटमॉस्फेयर सभी लैटिट्यूड पर एक जैसा है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि 60 डिग्री के ऊपर वाले लैटिट्यूड्स पे ही क्यों दिख रहा है? तो
इसके पीछे रीजन है, लिखिएगा यहां पर ऐसे ब्रैकेट में डाल लीजिए, ड्यू टू। क्या रीजन है? कई रीजन है। पहला, इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस। हमें पता है कि जब भी लाइट की स्कैटरिंग करानी होगी तो हमें किसी एंगल पर उसको फोकस करना होगा, तभी तो लाइट की स्कैटरिंग होती है। आप अगर मान लीजिए ये अर्थ है और ये सन है और ऐसे बिल्कुल ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पड़ रही है, तो क्या स्कैटरिंग होगी लाइट की? लेकिन जैसे ही ये यहाँ पड़ेगी तो क्या होगा? देखिए, स्कैटर कर गई। तो ये 0 डिग्री है, ये 23.5, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री। तो जहाँ 60 के ऊपर जाते हो वहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर क्या दिखता है? स्कैटरिंग होती है। और जब वो लाइट, विजिबल लाइट, और हमने ये भी पढ़ा कि थर्मोस्फीयर में बहुत कम गैसेज हैं। जो कंपोजिशन हमने पढ़ा है गैसेज का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, वो सब ट्रोपोस्फीयर में पढ़ा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे ऑक्सीजन क्या कहते हैं, मैक्सिमम गैसेज खत्म होती चली जाती हैं। ठीक है, मैक्सिमम गैसेज खत्म होती जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से वहां पर जब एंगल पर पड़ती हैं लाइटें तो स्कैटर करती हैं, और जब नाइट्रोजन पर पड़ी तो ग्रीन और ऑक्सीजन पर पड़ी तो रेड। इसीलिए ग्रीन और रेड ही कलर दिखता है, तीसरा कलर आपको जनरली नहीं दिखेगा। ठीक है, और विजिबल स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं कि और नहीं भाई, जो कलर हमारी आंखें देख पाएंगे उन्हीं को ना हम देखेंगे। हो सकता है कुछ और भी होता हो लेकिन हम नहीं देख पाते उनको। भाई हमारे आसपास कई तरह की आवाजें निकलती रहती है, लेकिन हमारी कानों की जो कैपेसिटी है उसी आवाज को हम सुन पाएंगे ना। तो उसी तरह से हमारे आंखों के सामने कई तरह की चीजें हो रही हैं, कई तरह की लाइटें आ गई चली गई, लेकिन आपकी आंखों की कैपेसिटी नहीं कि आप उनको देख सको। ये विजुअल रेंज की लाइटें हैं। विजुअल रेंज वाली हमें, यानी कि हमारी आंखों को जो दिख है वही विजुअल रेंज है। विजुअल रेंज कोई ऐसा थोड़ा बन गया। विजुअल रेंज वो है जो हमारी आंखें देख सकती है, उसी को हम विजुअल रेंज कहते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा। जो हमारे काने सुन सके उसी को हम क्या कहते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। 20,000 से लेके 20 हर्ट्ज तक। हमने देखा कि चमगादड़ उड़ती है तो वो क्या करती है? वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव साउंड प्रोड्यूस करती है, लेकिन हम तो नहीं सुन पाते ना। हमारे आसपास कितनी चमगादड़ उड़ती रहती हैं, लेकिन नहीं सुन पाते। तो वही है। तो यहाँ पर जो विजुअल रेंज की लाइटें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यही दो टाइप की गैसेस मौजूद हैं, तो यहाँ गिरी तो ग्रीन और रेड लाइट कलर निकला, उसी को हमने देखा तो हमने कहा कि ये तो अरोरा है। विजुअल लाइट ही तो दिखेगी ना हमें। होने को तो यहाँ पर गामा भी आ रही है, एक्सरे भी आ रही है, यूवी भी आ रही है, लेकिन उनको हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं उन लाइट्स को। अगर आप कभी गए होगे एक्सरे कराने तो क्या आपको दिखा है कि एक्सरे जब फ्लैश करता तो आपको लाइट तो नहीं दिख पाती होगी एक्सरे की? कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि हमारी आंखें वो लाइट देखने के काबिल है ही नहीं। जिन लाइट्स को हम देखते हैं उन्हीं लाइट्स को तो हम विजिबल रेंज में कहते हैं, विजिबल लाइट्स। ठीक है, रेडियो वेव्स तो इस मोबाइल से कितनी सिग्नल्स निकल रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको देख पा रहे हैं? आपके हमारे घर में रेडियो चलता है, क्या हम उस रेडियो की वेव्स को देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें उसको देखने के सक्षम ही नहीं है। लाइट भी क्या है? एनर्जी ही तो है। यहाँ से भी, आपके फ़ोन से, आपके रेडियो से, आपके टीवी से, हर जगह से सिग्नल ही तो एनर्जी के फॉर्म में निकल रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। लेकिन वही बल्ब से जो रोशनी निकली, एनर्जी निकली, वो हमें देखने के काबिल बना, हमारी आंखें उसको देख लेती हैं।
सन से 7 तरह की एनर्जी निकल रही है, उसमें से एक तरह की एनर्जी हम देखते हैं जिसको हम विजुअल रेंज कहते हैं। इंफ्रारेड हम देख नहीं पाते, रेडियो वेव देख नहीं पाते, माइक्रोवेव देख नहीं पाते, गामा, एक्सरे, यूवी देख नहीं पाते, इसलिए हम उसको अलग अलग नाम दिए। इसको हमने विजुअल रेंज कह दिया। तो यहाँ जब नाइट्रोजन से टकराई तो ग्रीन लाइट, ऑक्सीजन टकराई तो रेड, और इस तरह से क्या है इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस। दूसरा और क्या रीजन है, आयनिक concentration is high at poles। पोल्स के आसपास क्या होता है, आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और तीसरा रीजन वो है इस एरिया में आपको नो पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस एरिया में इंसान नहीं है, बहुत कम इंसान है, तो वहां पोल्यूशन नहीं है, तो फालतू की गैसेज नहीं है वहां। जब फालतू की उल्टी सीधी गैसेज नहीं है तो वो साफ दिखता है। जब पोल्यूशन रहेगा तो उसका इफेक्ट बदल जाएगा, वो हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसी वजह से 60 डिग्री के ऊपर जो लैटिट्यूड्स में जो कंट्रीज हैं और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को ये दिखता है। और हम लोग तो कर्क रेखा पर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, हमारे यहाँ तो इतना पोल्यूशन है कि हम लोग रेनबो भी हो सकता है कुछ दिन बाद ना देख पाए। ठीक है, हाँ। तो अगर आप मैप देखो थोड़ा सा तो देखिए, यहाँ देखिए ये है 60 डिग्री। देखिए ये जो रसिया लिखा है, रसिया के यहाँ देखिए 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन है, तो इसी लाइन के आसपास, तो यहाँ कनाडा वाले यहाँ भी बहुत कम पॉपुलेशन है, अलास्का में भी बहुत कम पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन वगैरह कम है तो पोल्यूशन भी कम है। तो यहाँ ये सब एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, कनाडा में, अलास्का में, ये रसिया में, बहुत ठंडा प्रदेश है लेकिन कुछ पॉपुलेशन है, कुछ लोग रहते हैं आइसलैंड में, स्वीडन में, ये क्या नाम है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, इस सब एरिया में, मॉस्को वगैरह के, ये सब लोग जो है इन लोगों को कभी कभार वो अरोरा देखने को मिलता है। तो नॉर्थ में जो लोग देखते हैं वो लोग इसको क्या कहते हैं, अरोरा बार्सिलिस, बार्सिलिस। और जो साउथ में, अब देखिए साउथ में ये 60 डिग्री है, यहाँ पर साउथ में 60 डिग्री है, तो साउथ में 60 डिग्री में तो कोई कंट्री नहीं है, साउथ के 60 डिग्री में कोई कंट्री नहीं है। लेकिन अंटार्कटिका वगैरह पे साइंटिस्ट वगैरह जाते रहते हैं, या अर्जेंटीना वगैरह में कभी कभी ये सब चीज़ें दिख जाती हैं, नहीं तो नहीं दिखेंगी। तो हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि हम लोग उस एरिया में रहते ही नहीं जहाँ पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। इंक्लिनेशन, आयनिक कंसंट्रेशन, पोल पर जो थर्मोस्फीयर है उसका आयनिक कंसंट्रेशन हाई होता है। हम लोग के आसपास एक तो हाइट भी तो बढ़ जाती है इक्वेटर के आसपास, हमने देखा ना ट्रोपोस्फीयर की हाइट भी तो बढ़ गई 18 किलोमीटर, और पोल पर ट्रोपोस्फीयर 8 ही किलोमीटर पर है, तो इसका मतलब थर्मोस्फीयर भी तो थोड़ा सा नीचे रहेगा 8 किलोमीटर एवरेज के मुकाबले। तो इन सब चीज़ों से हमें देखने को मिलता है कि 60 डिग्री के ऊपर लैटिट्यूड पे ही हमें अरोरा देखने को मिलता है। समझ में आया अरोरा की कहानी। और आइनोस्फीयर में ऐसा क्या हो जाता है कि गामा और एक्सरेज लौट जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म में आती हैं और आइनोस्फीयर में पॉजिटिव आयंस होते हैं, टकराया, भेज दिया। और उसी आइनोस्फीयर पे जब विजुअल रेंज आई, यानी कि विजुअल लाइट आई, भाई जब सन से रेडिएशन निकला तो गामा, एक्सरे, यूवी, विजुअल, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रोवेव सब आए ना, सब आए तो दो तो लौट गई। विजुअल रेंज जब आई तो वो टकरा गई, टकराई तो वहाँ पर जो आयंस थे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, उनके न टकराने से, नाइट्रोजन से जब टकराई विजुअल रेंज तो ग्रीन लाइट दिखी, ऑक्सीजन से टकराई तो लाइट, रेड लाइट दिखी। तो ये ग्रीन और रेड का पैटर्न बन जाता है, कैसा, तो ऐसा, ये ग्रीन, फिर एक रेड की पट्टी दिखेगी, फिर एक ग्रीन की पट्टी दिखेगी, तो ऐसे रेड और ग्रीन की पट्टी बन जाती है, चौड़ी चौड़ी ढेर सारी।
तो वही हम कहते हैं उसी को अरोरा। क्या नाम देते हैं? अरोरा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बना तो उसको नॉर्दर्न बार्सिलिस, और साउदर्न हेमिस्फीयर बना तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, यही नाम दिया गया है। और इतना ही पढ़ना, उसके लिए ये 3 कंडीशन है। इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस, आयोनिक कंसंट्रेशन इज हाई एट द पोल्स, और वहाँ पर पोल्यूशन कम है क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है। ठीक। तो आयनोस्फीयर के बाद अब जब रेत चली तो क्या क्या बचा?